Welcome to Digital Learning Classes from STU. I am Babita for the English department. Today's now topic is character sketch and story. And story All for Love. All of you know that previous classes I am explaining for All for Love about the author biography and themes and other things. Mostly today's the topic is character sketch and story All for Love. सीधा सा है, सिंपल सा, कि मैंने प्रीवियस क्लास में जो आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें मैंने समझा दिया था कि ऑथर की बायोग्राफी, व्हाट्स आर हिज फेमस वर्क्स और किस फेमस वर्क हुए थे उनके, कैसे वो फेमस हुए थे, कब वो बॉर्न हुए थे और कब वो डाई हुए थे, एंड ऑथर ने क्या थीम सोच के इस कहानी के बारे में लिखा था. सिंपली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर हम लिटरेचर्स की तैयारी करते हैं, वी आर एक्सपीरियंस फॉर इंग्लिश लिटरेचर, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करते हैं फॉर एज अ प्रोफेसर, एज अ इंग्लिश टीचर, एज अ पीजीटी एंड पीजीटी, कहीं भी अगर हम किसी भी चीज़ के लिए इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं एज अ साहित्य लिटरेचर, तो हमें फर्स्टली दिमाग में ये रखना होता है कि हम कोई भी एक टॉपिक पकड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा रहता है व्हाट्स अबाउट ऑथर कौन है, क्या है हिज फेमस वर्क, मतलब जो भी उनकी लाइफ में फेमस करने के लिए जो उनके साथ हुए हैं उन इंसिडेंट्स को हम पहले पढ़ते हैं. फिर देन कोई भी कहानी, कोई भी पोएम, कुछ भी पढ़ने से पहले हम ऑथर की दिमाग की सोच को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या सोच के, क्या थीम सोची होगी, कहाँ पे उन्होंने सेटिंग की होगी. सेटिंग का मतलब अगर मैं बोलती हूँ तो गलत मत समझना, सेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे वो कहानी लिखता है बैठ के. जैसे कि इसमें उन्होंने फ्रांस का दिखाया था, बहुत ही ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, सेटिंग देते हैं. जैसे कि अगर मैं R.K. नारायण की बात करूँ, मालगुडी डेज एक सेटिंग है वहाँ की, कर्नाटका की जगह की, जो रियली में क्या है इम्फेक्ट नहीं करती है, मतलब वो हकीकत में नहीं है, बट हमें कहानी में उस गाँव का नाम दिया गया है, लेकिन रियल में वो गांव कहीं पे है नहीं है. तो थीम का मतलब होता है कि ऑथर कहाँ पे कहानी लिख रहा है, किस जगह को सोच के लिख रहा है. वो जगह एज ए रियल भी हो सकती है और एज ए इमेजनरी हो सकती है. ऑथर की या तो वो रियल से फैक्ट करेगी या फिर ऑथर की वो इमेजनरी में रहती है. तो इस वजह से कभी भी हम लिटरेचर की तैयारी करते हैं तो लिटरेचर में पहले हमें ऑथर के बारे में जानना होता है. दूसरी चीज़, ऑथर क्या सोच के कहानी लिख रहा है. एंड थर्ड द मोस्ट थिंग, व्हाट अ थीम क्या है, वो कहाँ पे सेटिंग कर रहा है अपनी कहानी की, कहाँ पे वो क्या सोच के किस जगह का नाम दे रहा है और वो जगह रियल है या सिर्फ इमेजनरी है. ये चीज़ें हमें सोच के एक ऑथर के बारे में पढ़ना पड़ता है. जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था थीम, ऑथर्स के बारे में और अदर थिंग्स, अब उसके बाद हम आते हैं कहानी की तरफ बढ़ते हैं. फिर कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स किरदार. अगर मैं बोलूँ कोई फिल्म देखने जाते हैं, नॉर्मली वी आर 21st सेंचुरी, हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो मैं एक बोरिंग सा लेक्चर ना दे के रियल फैक्ट से जोड़ती हूँ. हम अगर कोई कहानी देखते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है. फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि कहानी क्या होगी. हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि अगर ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, तो हाँ कुछ समथिंग ऐसी ही कहानी होगी. ऐसे ही बेटा होता है लिटरेचर्स में. स्टूडेंट्स, लिटरेचर में क्या है, हमें अगर किरदार के बारे में, हमें कैरेक्टर स्केच पता होंगे कि इस कहानी के क्या कैरेक्टर स्केच है, क्या किरदार है, कैसे उनने प्ले किया है उसको, तो हम आधी कहानी समझ जाते हैं. और द मोस्ट थिंग इज दैट कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, वो चाहे आपका BA लिटरेचर हो, PGT हो, TGT हो, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप, या लिटरेचर में, मोस्टली लिटरेचर में अगर आप किसी भी चीज़ से क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर अ गवर्नमेंट जॉब्स, तो आपको हमेशा कभी कहानी नहीं पूछी जाती कि कहानी क्या है, आप कहानी को एनालिसिस करिए. नहीं, कहानी तो सबको पता रहती है. एनालिसिस किया जाता है हमें ऑथर क्या है, ऑथर का थीम क्या है, कहानी के किरदार क्या हैं, किसने क्या कहा था कहानी में, कब क्या हुआ था, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ना कि कहानी पूछी जाती है. कहानी तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगी, एक था राजा एक थी रानी, सिंपल सी. बट ऐसा नहीं है कि आपको ये सब पूछना जाए, आपको पूछा जाता है उनके अंदर की चीज़ें, आपके कैरेक्टर्स क्या थे, कोट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती. अब मैं कोट्स की बात करूं तो कोट्स का मतलब होता है कुछ फेमस
कहावतें जो कहानी में कही गई हैं किसी के द्वारा, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करती हूँ बेटा, अगर मैं बात करती हूँ कि कहानी में आपके कैसे एनालिसिस करते हैं आप। कहानी में पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है बेटा ऑथर की बायोग्राफी, उसके बाद थीम, उसके बाद कैरेक्टर स्केच, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और साथ में इसकी होगी समरी। साथ में क्या होगी? समरी। अब आते हैं पहले कैरेक्टर में, एंथोनी। एंथोनी क्या है? एंथोनी का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर में भी एंथोनी और क्लियोपेट्रा की कहानी है, एक ड्रामा है। वैसे ही आपका ये ड्रामा है ऑल फुल लव, जिसमें आपके कितने 7 कैरेक्टर्स हैं। वैसे तो बहुत कैरेक्टर्स हैं, बट जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपके कितने हैं? 7 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज द एंथोनी, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी या दिस ड्रामा। आई थिंक वी डोंट कॉल अ स्टोरी, दिस इज अ ड्रामा. Then Mark Antony is a complex character torn between his love for Cleopatra and his duties as a Roman general. एंथोनी कौन था? एंथोनी आपका क्या था? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बोले तो इस कैरेक्टर को बोलते हैं कि डिफाइन नहीं किया गया है, एक मिला जुला, मतलब उस कैरेक्टर को ये नहीं दिखाया गया कि वो हीरो है या वो विलन है या फिर उसके दिमाग में क्या चला, वो खुद ही अपने किरदार में फंसा हुआ है, उसके किरदार को क्लियर नहीं दिखाया गया। टॉर्न बिटवीन, उस किरदार को क्या किया गया है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि टॉर्न बिटवीन हिज लव फॉर अ क्लियोपेट्रा एंड हिज ड्यूटी एज द रोमन जनरल। क्या हुआ है? उसका कैरेक्टर कैसा दिखाया गया? टॉर्न है, कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी मतलब क्रिटिकल कैरेक्टर्स है, जिसमें ये कहा गया है कि लव फॉर अ क्लियोपेट्रा, वो क्लियोपेट्रा से प्यार करता है, उसकी ड्यूटी भी है एज अ रोमन जनरल, और वो क्या है? रोमन का जनरल भी है। क्या है? रोमन का जनरल भी है, आई थिंक, हाँ रोमन का जनरल भी है बेटा। एंथोनी का कैरेक्टर क्लियर है, कॉम्प्लेक्स वाला रहता है, बहुत ज़्यादा खुद में उलझा हुआ कैरेक्टर है। वो क्या करता है? क्लियोपेट्रा से प्यार करता है और साथ में रोमन जनरल भी है। वो क्या है? रोमन जनरल है। ही इज़ द सेलिब्रेटेड मिलिट्री लीडर्स नो फॉर हिज ब्रेवरी एंड स्ट्रेटेजिक पावर्स, बट हिज इन्फ्लुएंस विद द क्लियोपेट्रा लेड्स हिम टू नेग्लेक्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है? वो क्या करता है? अपनी मिलिट्री जो उसकी पावर है वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है? सेलिब्रेट करता है, और वो जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ब्रेवरी और स्ट्रेटेजिक पावर्स। जो आपका एंथोनी है उसका मेन कैरेक्टर इसमें अगर कुछ निकल के आता है, मेन कैरेक्टर अगर उसका निकल के आता है तो वो होता है, वो क्या है? ब्रेवरी है, ताकतवर है, और स्ट्रेटेजिक पावर्स। उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है? बहुत ही अच्छी हैं। उसकी जो चालें हैं या उसके जो विचार हैं, जो सोचता है, जो वो टेक्निकी अपनाता है, वो बहुत पावर वाली रहती हैं। बट हिज इन्फ्लुएंस with the Cleopatra leads him to neglect his responsibility in Rome. बट क्या होता है? वो जब क्लियोपेट्रा की तरफ आकर्षित होने लगता है, एक तरफ से उसकी तरफ भागने लगता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, वो सिर्फ क्लियोपेट्रा की ही तरफ होने लगते हैं, तो उससे बेटा वो क्या होता है? अपनी जिम्मेदारियों से नेगलेक्ट, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगता है, जो उसके क्या है? रोम के प्रति होती हैं। Anthony's passionate and impulsive nature makes him to the emotions of Cleopatra, ultimately contributing to his downfall. क्या होता है? एंथोनी पैशनेट होता है, उसको जुनूनियत वाला प्यार होता है। किससे? क्लियोपेट्रा से। जिस वजह से उसका नेचर क्या होता है, उसके इमोशंस क्या होते हैं, सिर्फ क्लियोपेट्रा के लिए ही होते हैं। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता था और उसी के लिए ही सब कुछ करता था, सारी जिम्मेदारियां अपनी भूल के। थ्रू आउट द प्ले एंथोनी स्ट्रगल्स टू reconcile his desires for love and pleasure with his sense of honor and duty, making him a tragic figure from between conflicting worlds. और इसी वजह से बोला गया है कि उसके प्यार में इतना स्ट्रगल रहता है, वो जो प्यार चाहता है उसमें उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो जिस पद के लिए अधिकारित होता है या उसको जो ऑनर मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है। और इन्हीं सब चीज़ों का फिगर जो है ट्रेजिडिक,
मतलब कि जो आपका रोमांचित करने वाला फिगर है, ये फिगर एंथोनी का है, जो दिखाता है एंथोनी को कि वो जिस संसार में है उस संसार से वो दूसरे संसार में जाता है। दूसरे संसार का मतलब ये नहीं कि वो मर जाता है, कहने का मतलब कि वो प्यार में रहता है, लव करता है क्लियोपैट्रा से। इस वजह से जो भी उसके इमोशंस होते हैं सिर्फ क्लियोपैट्रा के लिए होते हैं। वो रोमन का जर्नल होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है। नाउ क्लियोपैट्रा। हीरोइन, यह एक तरीके का कहते हैं कैरेक्टर है। ये कौन सा कैरेक्टर है? हीरोइन कैरेक्टर है क्लियोपैट्रा। ठीक है, इन्हीं दोनों के ऊपर पूरी कहानी है। क्लियोपैट्रा बेस्ट ऑफ थीव्स हु विथ एन इजी की दोस्त open life and appreciated by us, even steal us from ourselves. Act 5. Cleopatra is the queen of Egypt, a woman of beauty, चार्म एंड इंटेलिजेंस। ये जो बेटा एक्ट 5 लिखा ना आपका, ये एक कहावत है बेटा। इसको क्या है? एक कहावत, एक मतलब कोटेशन है, कोट है, जो आपका एक्ट 5 में क्लियोपैट्रा के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? क्लियोपैट्रा के लिए, जिसका मतलब क्या है हम आगे जानते हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर कहानी में क्या है। क्लियोपैट्रा इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट। क्लियोपैट्रा कहाँ की क्वीन है? इजिप्ट की है। अ विमन ऑफ ब्यूटी, बहुत सुंदर है, ब्यूटी है, चार्म भी है, और इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। हर सेडक्टिव एल्योर कैपिटेटिव्स एंथोनी, और वो क्या है? एंथोनी के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। एंथोनी के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ड्राइंग हिम इनटू अ टमलियस लव अफेयर। क्यों? क्योंकि उसके साथ लव अफेयर चलता है। इस वजह से क्लियोपैट्रा क्या है? एंथोनी को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है। क्लियोपैट्रास इमोशन वॉलेंट्रेबिलिटी कॉन्ट्रास्ट विथ हर पॉलिटिकल स्किल्स एज द रूलर, क्रिएटिंग अ मल्टीफैक्टेड कैरेक्टर्स। जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है ड्रामा में कि क्लियोपैट्रा का जो कैरेक्टर निकल के आता है वो कैसा है? पॉलिटिकल स्किल। वो काफ़ी राजनीति के बारे में भी जानती थी, उसको पॉलिटिकल स्किल बहुत अच्छा था। ठीक है ना? एज अ रूलर, अगर बात करें एक रूलर की तरह, क्रिएटिंग अ मल्टीफैक्टेड कैरेक्टर, और उसकी इन्हीं सब खूबियों की वजह से उसका कैरेक्टर क्या है? काफ़ी बार कुछ अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट किया गया है ड्रामा में। ये आपका क्लियोपैट्रा का कैरेक्टर है, जिसमें मेन चीज़ आपसे पूछी जाती है कि उसका क्या नेचर था, कैसी एटीट्यूड की थी, वो किसके लिए कैपिटेटिव थी? तो एंथोनी के लिए थी। उसके लव अफेयर किससे था? तो एंथोनी से ही था। और दूसरी चीज़, उसके अंदर स्किल किस चीज़ की थी? तो पॉलिटिकल स्किल थी, और साथ में वो कैसी थी? रूलर की जैसी थी, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर्स अलग अलग प्रकार के हमें दिख रहे हैं एक ही ड्रामे में। डैट इज द कैरेक्टर ऑफ क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा इज डिवोटेड टू एंथोनी। फिर वही बात आ गई घूम के कि वो बिल्कुल एक तरीके की कह देना कि पागल थी बिल्कुल। वो किसके लिए? एंथोनी के लिए। अगर मैं बात करूं, बार बार वही कहानी आ रही है, वही कैरेक्टर घूम के आ रहा है क्लियोपैट्रा का, जो अभी मैंने बताया था कि वो क्या है? पागल है। किसके लिए? एंथोनी के लिए पागल है। ठीक है ना? डिवोटेड, एंथोनी के लिए पूर्ण तरीके से पागल है वो। किसके? एंथोनी में। एंड इज द विलिंग टू रिस्क एवरीथिंग, और वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। विलिंग मतलब कि वो पूर्ण तरीके से उसके लिए डिवोटेड है, और साथ में वो पूर्ण इच्छा से उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, कोई भी रिस्क लेने के लिए। फॉर देयर लव, बिकॉज उससे प्यार करती है। इवन इफ इट मीन्स हर किंगडम एंड हर ऑन लाइफ, यहाँ तक कि उसको अपने न तो राज्य से मतलब था ना अपनी ज़िंदगी से, वो कुछ भी करने को तैयार थी एंथोनी के लिए। एंड हर ऑन लाइफ। क्लियोपैट्रा पैशनेट एंड टेम्पेटियस नेचर्स ड्राइव मच ऑफ द प्लेस ड्रामा। हम बात करें क्लियोपैट्रा का, तो क्लियोपैट्रा का ज़्यादातर हमें कैरेक्टर, कोई भी ड्रामा में अगर क्लियोपैट्रा का नाम आता है तो हमें ज़्यादातर उसका कैरेक्टर हर एक ड्रामा में ऐसा ही दिखता है, पैशनेट और टेम्पेटियस, काफ़ी गुस्से वाली और पैशनेट, जुनूनियत वाली। मेकिंग हर अ कॉम्प्लाइंग एंड आइकॉनिक लिटरेरी फिगर, और ये एक तरीके का क्या है? हमारा लिटरेरी फिगर है। ये एक तरीके का हमारा लिटरेरी फिगर है क्लियोपैट्रा।
अब हम आते हैं वेंटिडियस। ये मेन कैरेक्टर कह सकते हैं इसका एंथोनी के बाद, जो एंथोनी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसकी उलझी हुई ज़िंदगी से निकालने में, जो एंथोनी ने खुद उलझा रखी है। हमने उसके कैरेक्टर में पढ़ा था, क्यों? क्योंकि उसका वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वेंटिडियस इज द रोमन जनरल वेंटिडियस इज द रोमन जनरल एंड अ लॉयल फ्रेंड। मैंने बोला था ना बेटा, एंथोनी के लिए ये सबसे मेन कैरेक्टर है क्लियोपेट्रा के बाद। अगर इस ड्रामा में हम बात करें तो इसमें एंथोनी के लिए अगर क्लियोपेट्रा के बाद कोई मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा में दिखाया गया है तो वो कौन है? वेंटिडियस। ये क्या है? रोमन का जनरल होता है, ठीक है ना, और एंथोनी का लॉयल ईमानदार वाला दोस्त है। ही इज द स्टोटिक एंड हॉनरेबल कैरेक्टर। मैंने पहले ही बोला है कि बहुत ही सम्मान्य भरा कैरेक्टर है ये, हॉनरेबल कैरेक्टर है। प्रोवाइडिंग अ स्टीड फास्ट सपोर्ट एंड काउंसल टू एंथोनी ड्यूरिंग हिज द मूवमेंट ऑफ डाउट एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। बात करें तो ये क्या करता है? एंथोनी को जहाँ पे क्या होता है, डाउट होता है बेटा, सॉरी स्टूडेंट्स, जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे वो क्या करता है? उसको अपने सपोर्ट से और अपने आइडिया से बाहर निकाल लेता है। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है कि जब एंथोनी को ज़रूरत पड़ती है ऐसे मोमेंट्स में जहाँ पे वो डाउटफुल होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वेंटिडियस इज द प्रैग्मेटिक एंड वाइज फिगर ट्राइंग टू बैलेंस एंथोनी डिजायर्स। मैंने पहले ही बोला था कि ये एंथोनी के बाद दूसरा कैरेक्टर ऐसा है क्लियोपेट्रा के बाद जो एंथोनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वो एंथोनी की इच्छाओं का भी ध्यान रखता था कि कैसे एंथोनी की इच्छाएं और जो उसके ऊपर जिम्मेदारी एज अ रोमन जनरल उन दोनों को बना के रखे, ठीक है। His the dedication to his friend and commitment to honor and duty make him a trustworthy। trustworthy मतलब कि विश्वास पात्र। कैसे वो अपनी दोस्ती और अपनी ड्यूटी दोनों की जिम्मेदारियां संभालता है और उसको ईमानदारी से करता है। एंड अ एडमिरेबल कैरेक्टर इन द प्ले, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है इस पूरे प्ले में। इज अ रोमन जनरल, ही इज अ रोमन जनरल, सॉरी बेटा, ये he is a Roman general and a loyal friend to Antony। वेंटिडियस का बेटा कैरेक्टर क्लियर है कि वो क्या है? एंथोनी का सबसे लॉयल फ्रेंड होता है, जर्नल है रोमन का, ठीक है ना, और वो क्या करता है? एंथोनी की जो भी डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनका बैलेंस करके रखता है। वो किसके बीच में? उसके लव के और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एक रोमन जनरल की, उन दोनों के बीच में। इस वजह से क्लियोपेट्रा के बाद ये मेन कैरेक्टर माना गया है एंथोनी की लाइफ में या एंथोनी के लिए। अब आते हैं एलेक्स। एलेक्स सर्व एज द क्लियोपेट्रास एलेक्स सर्व एज ए क्लियोपेट्रा इन्यूज। इन्यूज का मतलब क्या है बेटा? इन्यूज का मतलब अगर मैं बोलूँ एज अ डिजिटल क्लासेस में तो शायद ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, बट इसका मतलब होता है हिजरा, मतलब कि कोई ट्रांसजेंडर, जिसको हम लिटरेरी भाषा में बोलते हैं इन्यूज। इन्यूज का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। तो एलेक्स जो था वो क्लियोपेट्रा के लिए काम करता था और वो एक तरीके का क्या था? इन्यूज था। एंड अ कॉन्फिडेंट एंड ही इज द कनिंग एंड मैन्युपुलेटेड कैरेक्टर, और उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ कैरेक्टर था। ही इज द डीपली लॉयल टू द क्लियोपेट्रा एंड ऑलवेज वर्क टू फर्दर हर इंटरेस्ट, और वो क्लियोपेट्रा से बहुत अंदर तक, गहराई तक उससे प्यार करता था और उसके बारे में इंटरेस्ट रखता था। इवन इफ इट्स मीन रीस्टोरिंग टू डेसिपिटेशंस एंड stubborn, Alex is the clever and resourceful, playing a significant role in shaping the event of the play behind the scene। एलेक्स बेटा बहुत ज़्यादा क्लेवर था। क्लेवर मतलब सबको पता है, यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हिंदी। रिसोर्सफुल था, मतलब वो चीज़ों को बहुत अच्छे से इकट्ठा कर लेता था, कहीं से कुछ ज़रूरत होती थी। उसका रोल बेटा क्या था? एक इवेंट में निकल के आता है सीन के पीछे, बिहाइंड द सीन। आपको एक चीज़ मैं समझाना भूल गई हूँ, अभी बता दूँ बेटा, कोई भी ड्रामा होता है स्टूडेंट्स, तो वो ड्रामा क्या होता है? एक्ट और सीन पे डिपेंड होता है। अगर ऑल फॉर लव की बात करूँ तो इसमें कितने
6 एक्ट बोले गए हैं, 6 या 5 एक्ट्स हैं और हर एक का सीन होता है, सीन फर्स्ट, सीन सेकंड। कहने का मतलब पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, क्योंकि उस टाइम पे बेटा किताबें नहीं होती थी, ये थिएटर में प्ले किए जाते थे। तो जब थिएटर में इनको प्ले किया जाता है तो हमें किताबों में लिखा होता है कि कहाँ पे हमें इस सीन को ख़त्म करना है और कहाँ पे हमें इस सीन को स्टार्ट करना है। तो इस वजह से हमें एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, सीन फर्स्ट, सीन सेकंड डालना होता था। क्यों? क्योंकि हमें तभी पता चलता है पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है। अब आते हैं सर्पियन। सर्पियन ईस्ट का सर्पियन ईस्ट का एक पृष्ठ है। पृष्ठ बोले तो पंडित बोल सकते हैं या पुजारी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या पादरी बोल सकते हैं। कहाँ का था? आइसिस का। आइसिस या इसिस, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। इज अ रोल इज द प्राइमरी टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल इंसाइट इनटू द अनफोल्डिंग इवेंट्स। पृष्ठ था वो, तो बेटा वो क्या करता था, उसका एक ही रोल था कि वो जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन होती थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो वो भविष्य में देख सकता था इनसाइड, ठीक है ना, वो सब जाके बताता था। वो कोई भी इवेंट को देख सकता था भविष्य में और उसके बारे में अगर वो कुछ देखता था तो वो जाके बताता था। ही रिप्रेजेंट द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। और वो क्या था? धार्मिक था। जाहिर सी बात है, प्रीस्ट है तो धार्मिक तो होगा ही। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। और उसकी इसी जो इसका ये कैरेक्टर है बेटा, ये इस ड्रामा में क्या दिखा रहा है? एक आध्यात्मिक चीज़ दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो पृष्ठ था, वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकता था। इस वजह से वो कहीं ना कहीं क्या है? अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं डोलाबेला। बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये। डोलाबेला इज द यंग रोमन मैन हु सर्व एज द मैसेंजर एंड इंटरमीडिएटर बिटवीन द कैरेक्टर्स। डोलाबेला कौन है? डोलाबेला वो है जो कि नाम से बेटा कंफ्यूज मत होना, ये नाम है मेल का। डोलाबेला इज द यंग रोमन मैन हु सर्व एज अ मैसेंजर एंड अ इंटरमीडिएट बिटवीन द कैरेक्टर्स। डोलाबेला कौन है? डोलाबेला एक रोमन का यंग मैन है जो क्या करता है? कैरेक्टर्स के बीच में मेडिटेट का काम करता है। मतलब यहाँ से वहाँ संदेशा पहुँचाना या यहाँ से वहाँ बातों को पहुँचाना, कुछ भी पहुँचाना, मेडिटेटर का काम करता है। इंटरमीडिएट है वो, ठीक है। दोनों कैरेक्टर, वो मैसेंजर का काम करता है कैरेक्टर्स के बीच में, मतलब कैरेक्टर्स को वो जोड़ के रखता है। उसका कैरेक्टर जो है प्ले में वो क्या है कि बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको जोड़ के रखना। ही प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ रिलेशनशिप। मैंने पहले ही बोला कि वो कैरेक्टर्स को जोड़ के रखता है। जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एंथोनी हो गया, क्लियोपैट्रा हो गया, ऑक्टिवा। ऑक्टिवा एंथोनी की वाइफ है। ऑक्टिवा एंथोनी की वाइफ है और क्लियोपैट्रा ऑक्टिवा की लवर है। ये ड्रामा ट्राइएंगल है। ऑक्टिवा उसकी वाइफ है, 2 बेटियां होती हैं ऑक्टिवा की, और क्लियोपैट्रा उसकी प्रेमिका है। डोलाबेला यूथफुल नेविटी एंड सेंस ऑफ हॉनर कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रोमांटिक इंटरलेगमेंट इन द प्ले। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बोला था कि डोलाबेला का काम होता है दोनों रिश्तों को जोड़ना। कोई भी किरदार है उनके को बीच में क्या मैसेंजर का काम करना। तो इस वजह से वो एंथोनी, क्लियोपैट्रा और ऑक्टिवा, इन तीनों के कैरेक्टर को जोड़ के रखता है। अगर बात करें उसके सेंस की तो वो क्या था? बहुत ही मतलब अलग तरीके से विचार करने वाला था। और वो उसका प्ले भी जो दिखाया गया है, इसका जो किरदार है वो काफ़ी रोमांटिक भी था। ऑक्टिवा मैंने पहले ही बता दिया ऑक्टिवा कौन है, और वही आपको यहाँ पे कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। ऑक्टिवा इज द सिस्टर ऑफ ऑक्टिवियस सीजर। सीजर की वो क्या है? बहन है। एंड द वाइफ ऑफ एंथोनी, और एंथोनी की कौन है? वाइफ है। शी इज द डिप्लोमेटिक फिगर। बेटा इसका जो फिगर है ना, मतलब जो इनका चरित्र दिखाया गया है ऑक्टिवा का, एक तरीके से बहुत बेहतरीन कैरेक्टर दिखाया गया है इसमें, जो क्या है? क्लियोपैट्रा से बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है। क्लियोपैट्रा जो सेल्फिश है, अपने प्रेम को लेके, हर चीज़ को लेके, अपनी पावर को लेके, बट ऑक्टिवा में ऐसा नहीं है, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू द रेकनाइल एंथोनी एंड ऑक्टिवस बट स्कफ्ड इन द मिडल ऑफ देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल। वो एंथोनी के बारे में और ऑक्टिवस के दोनों के बारे में जानती है, अपने भाई को भी और अपने
हस्बैंड को भी, और उसको ये बहुत अच्छे से पता था कि मुझे कैसे पॉलिटिकल स्ट्रगल किया है मैंने और कैसे ये आज राजगद्दी मिली है। तो उन दोनों के बीच में वो क्या थी, एक तरीके की कह दे पुल था, एक तरीके का ब्रिज था। ऑक्टिवस कैरेक्टर, ऑक्टिवस का कैरेक्टर है जो हाईलाइटेड द पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ मैरिजेस अमंग पावरफुल फिगर। मैंने जैसे पहले बोला था कि ऑक्टिवा का कैरेक्टर बहुत ही अलग है और बहुत हाईलाइटेड कैरेक्टर है ड्रामा में। सबसे ज़्यादा इसी के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है और पसंद किया गया। पसंद का मतलब ये नहीं कि एंथोनी की वाइफ है तो भैया इमोशन में आके हमने कह दिया कि नहीं क्लियोपैट्रा ने गलत किया इस वजह से इस कैरेक्टर को पसंद किया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियली में ऑक्टिवा का कैरेक्टर क्यों पसंद किया गया है। इस वजह से नहीं पसंद किया गया कि एंथोनी की वाइफ है, बेचारी है और उसका तो पति किसी और से प्रेम करता है, नथिंग, ये कहानी नहीं है। उसकी नेचर ऑफ मैरिज, उसको पता था कि मुझे कैसे अपनी शादी बचानी है। उसके पास अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत सारे क्या थे, फैक्ट थे, बहुत सारी चीज़ें उनने विचार कर रखी थी। यहाँ से होते हैं हमारे कैरेक्टर्स ख़त्म। अब हम आते हैं कहानी में। किस में आते हैं बेटा, कहानी में। कैरेक्टर्स 6 मेन कैरेक्टर हैं, बाकी बहुत कैरेक्टर है छोटे मोटे। ऑक्टिवा की बेटियों का भी है, सीजर का भी है, एंथोनी के साले का भी है, बट वो कैरेक्टर्स इतना मेन हमें रखते नहीं हैं। अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं या PGT या TGT, इनमें से किसी चीज़ की भी कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो बेटा आपको ज़्यादातर यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, कैरेक्टर्स डिफाइन करने को और कैरेक्टर्स कैसे थे। अब जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कैरेक्टर से तो समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या है और कौन कैसा प्ले कर रहा है। बात करते हैं कहानी की। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट, कहानी स्टार्ट होती है, पर्दा उठता है। द प्ले बिगन विथ सर्पियन अ प्रिस्ट ऑफ ईस्ट। कहाँ से स्टार्ट होती है? कभी भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमेशा याद रखना कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि ये पूछी जाती हैं। ये नहीं पूछा जाता कि कहानी किसने लिखी है, कौन ने लिखी है, क्या है, नहीं। ये पूछा जाता है कि कहानी में क्या है, कैसे आपने कहानी को एनालिस्ट किया है। द प्ले बिगन, द प्ले बिगन्स विथ सर्पियन। कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? सर्पियन से, जो एक प्रिस्ट है। डिस्कसिंग द फैक्ट दैट देयर हैव बीन अ मैनी डार्क ओमेंस मैनिफेस्टिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड रिसेंटली, जिसको ये माना गया है कि वो अंधकार में भी देख सकता है कि कोई आने वाला समय कैसा है। ठीक है, वो इस संसार की चीज़ों को जानता है और उसके बारे में जान के बताता है। कहानी स्टार्ट होती है सर्पियन से। एलेक्सियोपेट्रा इवनिच सजेस्ट दैट दिस इज नॉनसेंस। वो उसको कहानी बताता है, क्लियोपैट्रा और एंथोनी को बिठा के, कि तुम्हारी प्रेम कहानी का कोई अंत नहीं है, मतलब कि तुम्हारा अंत है लेकिन तुम्हारी प्रेम कहानी का नहीं है। जो ये संबंध है ये एक अंधकार में चला जाएगा। इस चीज़ को क्लियोपैट्रा का इवनिच, वो नहीं इनुच, वो उसको नहीं, नॉनसेंस मानता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एंड वॉन्ट्स दैट क्लियोपैट्रा रिलेशनशिप विद द एंथोनी। और वो क्लियोपैट्रा से क्या कहती है, क्लियोपैट्रा कि नहीं, मुझे फिर भी एंथोनी से रिश्ता रखना है। सर्पियन की भविष्यवाणी के बाद भी सर्पियन भविष्यवाणी करता है कि तुम दोनों के रिलेशंस का कोई भविष्य नहीं है, अंधकार ही अंधकार है और तुम्हारी वजह से रोम भी अंधकार में चला जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता एंथोनी और ना ही वो इन्यूच मानता है। तो वो क्लियोपैट्रा का तो सिर्फ एक ही मानना था कि क्या है, वो अपने रिलेशनशिप को चाहती थी, वो सिर्फ एंथोनी से रिलेशन रखना चाहती थी। द रोमन जर्नल, जो कि क्या है, एक रोमन जर्नल है। हिज ऑन द रॉक्स, पहुंचा हुआ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ठीक है। व्हेन वेंटिडियस वन ऑफ द एंथोनियस फॉर्मल जर्नल, जो एंथोनियंस का क्या है, एंथोनी का फॉर्मल जर्नल है, ठीक है ना, वो आता है, ठीक है। सर्पियन उसको देख के भागता है और उसके लिए खड़ा होता है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक जर्नल है।
फिर एंथोनीज बर्थडे, कहाँ पे? एंथोनी के बर्थडे में वो सर्पियन उसको मिलता है, ठीक है। सर्पियन को बुलाया जाता है एंथोनी के बर्थडे पे, और वहीं पे कौन मिलता है उसको? वेंटिडियस मिलता है, जो एंथोनी के बारे में बताता है उसको, एंथोनी का भविष्य और रोम का भविष्य दोनों को बताता है, और उसे हिदायत देता है कि तुम कुछ ना कुछ इस स्टोरी कुछ करो, नहीं तो क्या होगा, ये रोम भी अंधकार में जाएगा और एंथोनी का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। Comes to fetch him, Serpion throw a feast in the honor. Ventidius wants to Anthony back to a Rome and tells the mournful Anthony that is the legend waiting to fight with him in Syria, but only if he is willing to leave Cleopatra behind. ठीक है ना। क्या होता है, वेंटिडियस कहता है एंथोनी के पास आके कि तुम रोम वापस चलो, ठीक है ना। वो उसको बहुत दुख, मतलब काफ़ी भावपूर्वक कहता है कि आप क्या है, एंथोनी से कहता है कि इंतज़ार कर रहा है, सीरिया में युद्ध होने वाला है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा और तुम्हें रोम दोबारा चलना होगा, है। तो वो कहता है कि मैं रोम दोबारा जाऊंगा, मैं सीरिया से युद्ध भी करूंगा, लेकिन उसकी ये इच्छा है कि वो क्लियोपैट्रा को किसके लिए छोड़ दे, मतलब क्लियोपैट्रा का कौन ख्याल रखेगा, वो क्लियोपैट्रा को किसके पीछे छोड़ जाए। नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता था। ही इज़ विलिंग टू लीव क्लियोपैट्रा बिहाइंड। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि क्लियोपैट्रा को यहीं पे छोड़ के, कौन? वेंटिडियस समझा रहा है एंथोनी को, वो चाहता था कि एंथोनी वहाँ पे चले और युद्ध करे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, ठीक है ना। उसको दुखद पूर्वक वो पूरी घटना बताता है कि आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि आप चलो क्लियोपैट्रा को यहीं पे छोड़ के। वो उसको क्योंकि पहले से ही प्रिस्ट ने सब कुछ बता रखा होता है सर्पियन ने, तो इस वजह से वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं मतलब कोशिश करूंगा एंथोनियो को क्लियोपैट्रा से दूर करने की, और इस वजह से उसकी इच्छा होती है कि वो क्लियोपैट्रा को यहीं पे छोड़ के चले, बट ऐसा नहीं होता है। मूव ऑन, वो कहता है मूव ऑन, चलिए। एंथोनी इज नॉट द टेकिंग एनी विजिटर, हैज ही इज ट्राइंग टू विल हिमसेल्फ टू स्टॉप लविंग क्लियोपैट्रा। एंथोनी, वो नहीं चाहता था कि एंथोनी उससे मिले, या कोई भी जो क्लियोपैट्रा से कनेक्ट हो या जो क्लियोपैट्रा से मिल के आया हो वो एंथोनी से मिले, क्योंकि वेंटियस कहीं ना कहीं जानता था कि अगर कोई क्लियोपैट्रा का कोई मैसेंजर भी आ गया, कोई भी आ गया, तो ये एंथोनी को फिर लेके नहीं वापस जा पाएगा, ठीक है। तो वो ट्राई करता है कि वो क्लियोपैट्रा से क्या करे, उसका प्यार कम हो जाए, ठीक है ना, और वो अपनी जिम्मेदारियों के आगे बढ़े। जो वो रोम का जनरल था, साइरिया में युद्ध होना था, इस वजह से वो चाहता था कि अपनी जिम्मेदारियों को देखे, और जब वो अपनी जिम्मेदारियों को देखेगा तो क्लियोपैट्रा से प्यार करना बंद कर देगा, उसके पीछे आ जाएगा। But the Ventidius does not take no for an answer and eventually convinces Antony to leave Cleopatra and join the Roman. ठीक है, तो एंटोनी उसको कहता है कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मैं कैसे उसको प्यार करना बंद कर दूं। एंटोनी का जवाब होता है वेंटिडियस को कि मैं कैसे उससे प्यार करना बंद कर दूं, मैं नहीं कर सकता, मैं किसके भरोसे उसको पीछे छोड़ के जाऊं, मैं नहीं जा सकता हूं, ठीक है ना। उस समय वेंटिडियस के पास बेटा कोई भी जवाब नहीं होता है कि वेंटिडियस क्या उसको जवाब दे, कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ वेंटिडियस ये सोचता है कि जैसे तैसे ये तैयार हो जाए। इस वजह से उनको दुखद पूर्वक कहानी मतलब बताता है कि क्या क्या चल रहा है युद्ध में और आपकी कैसी ज़रूरत है। बट जब एंथोनी वेंटिडियस से क्वेश्चन करता है कि आप, मैं कैसे क्लियोपैट्रा को छोड़ूं, किसके भरोसे छोड़ूं, कैसे, मुझे उससे मिलना है तभी मैं जा पाऊंगा, तो वेंटिडियस के पास कोई भी आंसर नहीं होता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि जैसे तैसे एंथोनी क्या करे, रोम क्लियोपैट्रा को छोड़ के रोमन्स ज्वाइन कर ले, मतलब जो उसकी गद्दी थी, जो वहाँ का वो किंग था, जनरल था, वो जाके उसके बैठ जाए और वापस रोमन ज्वाइन कर ले। उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था, इससे ज़्यादा वो और कुछ क्वेश्चंस ना करना चाहता था ना आंसर देना चाहता था। वो सिर्फ एंथोनी के पास आया था कि वो एंथोनी को वापस ले चले। आगे देखते हैं। क्लियोपैट्रा इज द इनसॉल्वेबल व्हेन शी लर्न दैट एंथोनी इज लीविंग हर। क्लियोपैट्रा को जब पता चलता है कि एंथोनी क्या है, उसको छोड़ के जा रहा है, एंथोनी क्या कर रहा है, उसको छोड़ के जा रहा है, लीविंग हर, तो शी सेंड एलेक्स टू ब्रिंग एंथोनी अ ब्रेसलेट। तभी वो एलेक्स, वो जो इनूच है, ठीक है ना, उसको भेजती है किसके पास, एंथोनी के पास, एक ब्रेसलेट देके, क्या देके, एक ब्रेसलेट दे के भेजती है। ऑन हर बिहाफ, अपने बिहाफ पे भेजती है उसको, और कहती है व्हेन ही ड्राइव द ब्रेसलेट,
when he delivers the bracelet, एंथोनी हैज़ ट्रबल फास्टिंग इट। अगर तुम इस ब्रेसलेट को एंथोनी को दे दोगे तो वो थोड़ा क्या होगा, परेशान हो जाएगा और वो मेरे से मिलने आएगा। एलेक्स टेल हिम दैट क्लियोपेट्रा आउट टू डू इट। क्लियोपेट्रा तुमसे मिलना चाहती है और तुम उसको ये बोलना कि क्लियोपेट्रा बहुत परेशान है और वो तुमसे मिलना चाहती है, और तुम जैसे ही ब्रेसलेट को दोगे तो वो भी इस ब्रेसलेट को देख के क्या होगा, परेशान हो जाएगा। एलेक्स टेल हिम दैट क्लियोपेट्रा आउट टू डू इट। Anthony goes to Cleopatra and when he see her in the person he is disordered from leaving Egypt। ठीक है ना, एंथोनी जहाँ से उसका ब्रेसलेट दिखता है बेटा और वो एलेक्स जब उसको बताता है तो वो परेशान हो जाता है और जाहिर सी बात है मिलने जाता है, जैसा क्लियोपेट्रा ने सोच रखा था। तो वो मिलने जाता है, ठीक है ना, क्लियोपेट्रा से, और वो देखता है, क्या देखता है कि इजिप्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। शी टेल्स हिम डैट शी रिफ्यूज एन ऑफर फ्रॉम ऑक्टिवस विच प्रूव हर लव फॉर हिम। और क्लियोपेट्रा कहती है कि तुम इजिप्ट छोड़ दो, तुम यहीं पे मेरे साथ बने रहो, ठीक है ना, तुम ऑक्टिवा को छोड़ दो, अपनी वाइफ को छोड़ दो, और रियल में अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो अपना प्रूफ करे लव, जैसे मैंने प्रूफ किया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मेरा ब्रेसलेट देखा, तुम भगते हुए मेरे पास आए, ऐसे ही तुम ऑक्टिवा को छोड़ दो, इजिप्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम क्या करो, तुम अगर वो तुमसे प्रेम करती है, तुमसे लव करती है, तो अपना लव प्रूफ करे, ठीक है। वेंटिडियस ट्राई येट अगेंस्ट टू गेट एंथोनी टू लीव इजिप्ट। वेंटिडियस दोबारा से ट्राई करता है कि शायद वो इजिप्ट को छोड़ दे, क्या करे, इजिप्ट को छोड़ दे। वेंटिडियस जाता है, वेंटिडियस फिर से कहता है एंथोनी से कि एंथोनी ऐसा करो, ट्राई करता है वो कि शायद वो इजिप्ट छोड़ के रोम चला जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ही ब्रिंग बॉथ एंथोनी ओल्ड फ्रेंड डॉलबेला। तभी वहाँ पे कौन आता है, डॉलबेला भी आता है, डॉलबेला भी आता है जो एंथोनी का पुराना दोस्त और लॉयल फ्रेंड है, ठीक है ना, एज वेल एज एंथोनी वाइफ, और वो एंथोनी के वाइफ का भी फ्रेंड है, और वो आता किसके साथ है, ऑक्टिवा, ठीक है ना। कैरेक्टर यहाँ से बेटा दूसरा एक्ट स्टार्ट हो जाता है, हमारा कहानी का दूसरा पहलू स्टार्ट हो जाता है कि वेंटिडियस जाता है उसको समझाने, बट वो नहीं समझता है कि वो इजिप्ट छोड़ के रोम चले, तो उस पर क्या होता है, एंथोनी का पुराना फ्रेंड आता है और साथ में कौन आती है, ऑक्टिवा आती है, और जो वो डॉलबेला है, वो डॉलबेला वो क्या है, एंथोनी और इसका ऑक्टिवा का दोनों का वो फ्रेंड है। डॉटर टू कन्वेंस हिम टू कम बैक टू रोम, ठीक है ना, और वो कन्वेंस करते हैं सब लोग मिलके कि तुम ऐसा करो, साथ में बेटियां भी होती हैं, ठीक है ना, तो वो कन्वेंस करने की कोशिश करती हैं, मनाने की कोशिश करती हैं कि आप ऐसा है इजिप्ट छोड़ के रोम चलिए, टू लीव इट इजिप्ट। एंथोनी प्रीवियस बेनिस्ड डॉलबेला फॉर सीमिंग टू फॉल इन लव विथ क्लियोपेट्रा। बट एंथोनी को बहुत अच्छे से याद था सब कुछ कि वो क्या है, वो डॉलबेला को सब कुछ बता चुका था, डॉलबेला से उसने कुछ भी नहीं छुपाया था, और डॉलबेला को बहुत अच्छे से पता था कि वो क्लियोपेट्रा से प्यार करता है। बट एंथोनी हैज़ फॉरगिवन हिम अपॉन हिज रिटर्न। बट एंथोनी कहता है कि तुम अगर मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर मैं वापस नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम्हें पता है तुमसे मैंने कुछ नहीं छुपाया है, मैं क्लियोपेट्रा से बहुत लव करता हूँ। ऑक्टिवा मैनेजेस टू कन्वेंस एंथोनी। फिर क्या करती है, ऑक्टिवा उसको मैनेज करने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है। जो वहाँ पे एक तरीके का आप इमेजिन कर लीजिए कि एक थिएटर है, वहाँ पे एक तरफ एंथोनियो खड़ा है, एक तरफ वेंटियस है, दोनों बेटियाँ हैं एंथोनी की, और ऑक्टिवा है और साथ में डॉलबेला है। जब सबने समझाया तब उसने नहीं समझा, तो फिर एंथोनी की वाइफ ऑक्टिवा ने क्या किया, समझाने की कोशिश की, टू रिटर्न टू रोम। वो कहती है कि आप क्या है, रोम चलिए। ऑक्टिवा एंड क्लियोपेट्रा हैव अ कॉन्फ्रंटेशन। अब ये क्या होता है, दोनों आमने सामने आ जाती हैं। जब वो उसको समझा देती है वो फिर भी नहीं मानता है, तो फिर क्या होता है, क्लियोपेट्रा ने बोल ही रखा था कि तुम इजिप्ट क्या करो, छोड़ के नहीं जाओगे, क्यों, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारी वाइफ प्रूफ करे, ऑक्टिवा प्रूफ करे कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। तो वही चीज़ हुई, वो दोनों क्या हुए, आमने सामने आ गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। वेंटियस ट्राइस येट टू अगेन टू गेट एंथोनी टू लीव इजिप्ट। ही ब्रिंग बोथ एंथोनी ओल्ड डॉलबेला एंड ऑक्टिवा एंथोनी टू रिटर्न होम। क्लियोपेट्रा
to leave Egypt and send a Dolabella to deliver the news to Cleopatra. तभी वो क्या होता है, वो ऑक्टिवा एंड क्लियोपेट्रा आमने सामने आते हैं। तब वो कहती है, एंथोनी प्लान करता है कि वो क्या होगा, अब इजिप्ट को छोड़ के चला जाएगा और वो डॉलबेला से ये सेंड्स, वो डॉलबेला को बताता है कि क्या करना है, मैं इजिप्ट छोड़ के जा रहा हूँ और तुम ये मैसेज क्या करो, क्लियोपेट्रा को दे दो। डॉलबेला अपने जिगरी यार को भेजता है क्लियोपेट्रा के पास। वो अपनी वाइफ का कहना मान जाते हैं एंथोनियो। जब ऑक्टिवा उसको कन्विंस करती है कि आपको इजिप्ट छोड़ के रोम चलना होगा तो वो मान जाता है और इस चीज़ का ये मैसेज पहुंचाने के लिए डॉलबेला को बोलता है कि तुम क्या करो, क्लियोपेट्रा के पास जाके इस मैसेज को बोलो। और डॉलबेला को ही बिलीव दैट डॉलबेला विल बी बेस्ट सूटेड टू कम्युनिकेट हिज रिग्रेट एट हैविंग टू लीव। और वो कहता है कि तुम मुझसे बात करोगे तो तुम अच्छे पर्सन हो, मतलब तुम इस बात को पहुंचाने में और क्लियोपेट्रा को समझाने में मदद कर सकते हो। तुम ही हो जो क्या कर सकते हो, क्लियोपेट्रा को समझा सकते हो कि मुझे अब इजिप्ट छोड़ के जाना होगा अपने घर। व्हेन डॉलबेला गोज टू क्लियोपेट्रा, लेकिन होता क्या है, कहानी का नया रुख आता है। जब क्लियोपेट्रा डॉलबेला जाता है क्लियोपेट्रा के पास समझाने, तो क्लियोपेट्रा और एलेक्स वहाँ पे ऑलरेडी एक प्लान करके बैठे होते हैं एंथोनी के लिए। जब डॉलाबेला जाता है एंथोनी का मैसेज लेके उसको समझाने, और एंथोनी बोलता भी है डॉलाबेला से कि आपको उसको बिल्कुल सही तरीके से समझाना और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो अच्छे से उसको समझा सकते हो मेरी कंडीशन कि मैं क्यों इजिप्ट छोड़ के जा रहा हूँ और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये सब आप ही समझा सकते हो। तो जब डॉलबेला जाता है क्लियोपेट्रा के पास तो कहानी में एक नया रुख आता है कि क्लियोपेट्रा और एलेक्स वो तो पहले से कुछ और सोचे बैठे थे एंथोनी के लिए, क्योंकि अब वो एंथोनी से क्या करने लगी थी, जलने लगी थी। क्लियोपेट्रा नहीं, एलेक्स जलने लगा था और इस वजह से उसने क्लियोपेट्रा के साथ मिलकर एक प्लान सोचा। क्लियोपेट्रा विल अटेम्प्ट टू द सेड्यूस डॉलबेला विच विल एंथोनी बैक टू हर। उसने क्या किया, क्लियोपेट्रा ने डॉलबेला को एड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। डॉलाबेला को वो क्या करने लगी, एड्यूस मतलब उसको परेशान करने लगी, ठीक है ना, उसका मजाक उड़ाया, उसका शोषण किया कि ये ऐसा नहीं हो सकता है और तुम्हें क्या है, तुम्हें एंथोनी के पास जाना ही होगा और मैं एंथोनी से मिलके रहूँगी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। When क्लियोपेट्रा अटेम्प्ट टू सेड्यूस डॉलबेला, जब क्लियोपेट्रा उसको सेड्यूस करती है डॉलाबेला को, तो वो शी हैज़ सेकेंड थॉट, उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल भी आने लगता है कि ये क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट एंथोनी से मिलती हूँ। ये सब वेंटिडियस और ऑक्टिवा का करा हुआ है। ऑक्टिवा और वेंटिडियस ने ही क्या किया है, एंथोनी को भड़काया है मेरे खिलाफ और वापस अपने शहर लेके जा रहे हैं। इस वजह से डॉलबेला इज हैविंग, तो फिर वो समझाती है क्लियोपेट्रा कि अगर मैंने ये बता दिया कि तुम इजिप्ट की क्वीन से प्रेम करते हो तो उल्टा तुम ही मारे जाओगे। उसके दिमाग में दूसरा प्लान आता है कि वो इजिप्ट की क्वीन कौन है, क्लियोपेट्रा है। क्लियोपेट्रा प्रेम किससे करती है, एंथोनी से। लेकिन एंथोनी को पाने के लिए डॉलबेला पे क्या करती है, इल्ज़ाम लगाती है कि मैं ये कह दूँ कि तुम मेरे से प्यार करते हो। एंथोनी इज हार्ट ब्रोकन और उसका दिल टूट जाएगा और वो क्या करेगा, वो मेरे से मिलने आएगा और साथ में ऑक्टिवा को भी लाएगा। तो मैं ये कह दूंगी कि ऑक्टिवा भी तुम्हें छोड़ देगी। क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया, अपने दोस्त को धोखा दिया और तुम ऑक्टिवा के भी दोस्त हो, इस वजह से दोनों ही तुम्हें छोड़ देंगे और एंथोनी मेरे पास आ जाएगा। क्लियोपेट्रा ट्राई करती है करने की, वो एंथोनी को बता देती है कि क्या है, उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, किसके साथ, क्लियोपेट्रा के साथ। जैसी वो ये अफवाह फैलाती है कि डॉलबेला के साथ मेरा अफेयर था, एंथोनी सुनता है और अपनी वाइफ को छोड़ के आ जाता है। जब वो आता है तो बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो तुम्हें बुलाने के लिए ऐसा कहा था। तो वो कहानी यहाँ पे एक और नया मोड़ लाती है, या कहते हैं एक और नया टर्न लाती है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल है। तो वो जब उसके कानों में बात गूंजती है, क्लियोपेट्रा क्या करती है, आती है, वहाँ पे आता है एंथोनी, सब कुछ छोड़ के एंथोनी आ जाता है क्लियोपेट्रा के पास, जहाँ से वो सुनता है कि उसके दोस्त का अफेयर उससे चल रहा है। और ये चीज़ एंथोनी को बहुत अच्छे से पता थी कि डॉलबेला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो जानता था कि वो कैसा है, उसको अपनी दोस्ती पे भरोसा था, उसके डॉलबेला पे भरोसा था। इस वजह से वो वहाँ पे आता है और सीजर से युद्ध करता है और फाइट को जीत जाता है, ठीक है। फिर वो वापस आता है इजिप्ट अपने फ्रेंड को छुड़ाने, अपने फ्रेंड को किससे,
क्लियोपैट्रा के जाल से बचाने। जब वो आता है और वो सुनता है कि क्लियोपैट्रा ने क्या किया, इजिप्ट का डोम होता है, ठीक है, डोम मतलब कि एक महल टाइप के रहते हैं, तो वो आता है और वो क्लियोपैट्रा से कहता है कि तुम एलेक्स को छोड़ के मेरे पीछे आओ, तुम यहीं पे एलेक्स को छोड़ दो बिहाइंड द। एलेक्स कहाँ पे खड़ा रहता है, क्लियोपैट्रा के बिल्कुल पीछे, सब कुछ देख रहा होता है वो। तो वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ है तो हिसाब से जियो, और एंथोनी से बोलता है कि क्लियोपैट्रा ने अपने आप को खुद मारा है। क्लियोपैट्रा ने क्यों खुद को मारा, क्यों? क्योंकि एंथोनी क्या था, वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, पर वो डोलबेला को समझाता है कि तुम उसको जाके मेरी कंडीशन समझाओ। बट हम क्लियोपैट्रा का कैरेक्टर पहले ही पढ़ चुके कि वो सेल्फिश थी और वो पैशनेट थी। किसके लिए? एंथोनी के लिए। और जब पैशनेट होते हैं तो हमें सही गलत कुछ नहीं दिखता है। उसने डोलबेला पे भी इल्ज़ाम लगाया कि शायद एंथोनी आ जाए। एंथोनी ने रोम का युद्ध जीता, उसके बाद अपने फ्रेंड को छुड़ाने आया क्योंकि उसको अपने फ्रेंड पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। और देन वो कहता है क्लियोपैट्रा से कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी, इस वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल से छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्लियोपैट्रा कहती है कि तुम अगर मुझे छोड़ोगे तो तुम्हें छोड़ने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, मैं खुद ही इस दुनिया को छोड़ दूँ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो एलेक्स भी उसको समझाता है कि हाँ ठीक है, कर लो जो तुम्हें करना है। वो पीछे वहीं पे क्लियोपैट्रा के खड़ा रहता है। तो क्लियोपैट्रा क्या करती है, बढ़िया रानी रहती है तो इजिप्ट की क्वीन की तरह सज के आती है और अपने सिंहासन में बैठती है और क्या करती है, एक सेब मंगाती है जहरीला और उसको खा जाती है। तो वहीं पे वो मर जाती है खुद से। एंथोनी जब ये सुनता है तो उसका हार्ट ब्रोकन हो जाता है, ठीक है ना। वेंटिडियस खुद को मार देता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। अब एंथोनी के पास कुछ भी नहीं बचता, ना तो क्लियोपैट्रा ही रहती है, ना एलेक्स की उसको सच्चाई समझ में आती कि एलेक्स झूठ बोला। एलेक्स भी वहीं पे डला हुआ दिखता है, सिर्फ वो एलेक्स की सुन रहा होता है। अब एंथोनी को लगता है कि एंथोनी डाइज इन हर आर्म्स, ठीक है। होता क्या है, वेंटिडियस खुद को मार लेता है, ठीक है ना। और जब वो क्लियोपैट्रा जहर खाती है और एंथोनी आता है उसको बचाने, उसको सारी हकीकत बताने, जब तक वो क्या होती है, उसकी ही बाहों में दम तोड़ देती है। क्लियोपैट्रा हर अटेम्प्ट टू ब्रिंग हर स्पीशियस, ठीक है, छोटे छोटे सांप होते हैं उनसे वो खुद को कटवा लेती है। क्या करती है, उनसे वो खुद को कटवा लेती है। जब डोलबेला भी ख़त्म हो जाता है, वेंटिडियस भी ख़त्म हो जाता है, उसको लगता है कि मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। और एलेक्स जो है उसको झूठी कहानी सुनाता है एंथोनी को कि क्या हुआ है, क्लियोपैट्रा ख़त्म हो गई, उसने खुद को अपने आप से मारा है, और या फिर उसको ये हकीकत बताता है। लेकिन एंथोनी को लगता है सब झूठ है, तो वो दौड़ के जाता है राजमहल में। तो वहाँ पे वो क्या देखता है कि क्लियोपैट्रा ने छोटे छोटे सांपों से अपने आप को कटवा लिया है, और वो सांप के काटने से क्या हुई है, मर गई है। अब आते हैं हम फाइनल एक्ट में, बिल्कुल आखिरी का एक्ट, कहानी का डी एंड जिसे हम कह सकते हैं। फाइनल एक्ट में एंथोनी लीड हिज ट्रूप्स इन अ बैटल अगेंस्ट द सीजर। वो क्या करता है, सीजर से युद्ध जीत जाता है, ठीक है ना। रोम्स में फाइट करता है, ठीक है। क्लियोपैट्रा क्या होती है, एलेक्स को छोड़ने से क्लियोपैट्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो छोटे छोटे सांपों को कटवाने से मर जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं इन अ फाइनल एक्ट। फाइनल एक्ट में हमें ये समझ में आता है कि जब एंथोनी के बाहों में क्लियोपैट्रा मर जाती है तो वो सोचता है कि मेरा जीवन भी बेकार है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो भी क्या होता है, क्लियोपैट्रा के लिए अपनी जान दे देता है। और यहाँ पे हमारी कहानी का अंत होता है, जो एक बहुत ही दुखद अंत है कहानी का, जिसमें क्या होता है, वेंटिडियस भी ख़त्म हो जाता है, सीजर भी ख़त्म हो जाते हैं, डोलाबेला भी, सिर्फ बचती है उसकी वाइफ और उसके बच्चे एंथोनी के। ये कहानी का एक डी एंड है। आई होप डैट वी आर अंडरस्टैंड वॉट बी द ड्रामा ऑल फॉर लव। क्या इसकी कहानी थी इन अ शॉर्ट, दिस इज़ द शॉर्ट समरी, नॉट अ एनालिसिस इन अ ड्रामा। ड्रामा का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अब तो बहुत टाइम लगता है, तो मैंने ये सोचा कि एक शॉर्ट समरी में मैं आपको एक समरी समझा दूं, जिससे एक आपको पता चल सकता है कि कहानी के अंदर क्या क्या हुआ है। यहाँ से आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है ऑल फॉर लव। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हायवर्धना ग्रीस कर्नड की। ग्रीस कर्नड एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, ये मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ कि ग्रीस कर्नड कौन है, हु इज़ ग्रीस कर्नड, वाई ही इज़ फेमस, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।